यूनिट 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे मैटर यानी कि मादे की कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंजेस जो उसके अंदर तब्दीलियां मुतवक्के होती हैं या तब्दीलियां हमें दिखाई दे रही होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फिजिकल चेंजेस ऑब्जर्व्ड इन एवरीडे लाइफ, यानी कि फिजिकल चेंजेस यानी ज़ाहिरी तब्दीलियाँ जो हम ऑब्जर्व करते हैं, महसूस करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। इन द प्रीवियस ग्रेड वी हैव ऑलरेडी रेड दैट ऑल द सब्सटेंसेस आर मेड ऑफ मैटर। कहते हैं कि हम प्रीवियस यानी कि पिछले ग्रेड में ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, कोई भी चीज़ है वो मैटर से मिलके बनी हुई है। ठीक है, मैटर को उर्दू में मादा कहते हैं। चलिए देखते हैं मैटर क्या है। मैटर हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर यानी कि मादा कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका मैस हो, यानी कि उसने कोई जगह कवर की हुई हो। ठीक है, उसने कोई स्पेस ली हुई हो। यानी कि अगर आप अपने माइंड में एक छोटी सी लकड़ी के स्टिक को इमेजिन करते हैं तो देखें वो लकड़ी के अंदर मैटर, वो लकड़ी एक मैटर है और उसके अंदर मैस है, उसका एक यानी कि उसने एक ख़ास जगह कवर की हुई है। ठीक है, द 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमारे पास 3 तरह की फिजिकल स्टेट्स होती हैं और हम ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और वो 3 फिजिकल स्टेट्स क्या हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। अच्छा, इन विच द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज डिफरेंट। उसमें जो भी ज़र्रात होते हैं, पार्टिकल्स मीन ज़र्रात, वो मुख्तलिफ तरीके से अरेंज हुए होते हैं, उनकी अरेंजमेंट मुख्तलिफ तरीक़ों से होती है। हम इनको जल्दी से स्टडी कर लेते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में गाइड कर देती हूँ। सॉलिड का मतलब होता है कोई भी ठोस, कोई भी सख्त चीज़। ठीक है, जैसे मैंने आपको लकड़ी के बारे में बताया, लकड़ी हो गई, चेयर हो गई, पंखा हो गया, इस किस्म की, या कोई भी मेटल हो गया, ये सब सॉलिड्स हैं। जबकि लिक्विड क्या है? लिक्विड सॉलिड की निस्बत जो है वो मतलब लिक्विड सॉलिड की तरह सख्त नहीं होता। ठीक है, लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो थोड़ी सी इरेगुलर होती है। सॉलिड के अंदर फिक्स और एक ख़ास शेप पे होती है। ठीक है, लेकिन लिक्विड के अंदर वो अरेंजमेंट लूज़ होती है। लिक्विड के एग्जांपल है हमारे पास वाटर, जूस, चाय, ब्लड, ओके, ये इस तरह की। और गैस यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो मतलब जिसके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट बहुत दूर दूर होती है। ठीक है, जैसे कि वाटर वेपर्स, जो पानी से उड़ने वाले बुखारात होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास कहते हैं here we will study the physical and chemical changes in matter। वही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अब हम मैटर के अंदर फिजिकल या केमिकल चेंजेस कैसे आ सकते हैं, हम उनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं फिजिकल चेंजेस इन मैटर। इन फिजिकल चेंज ओनली अपीयरेंस ऑफ अ सब्सटेंस या मैटर चेंजेस बट केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स द सेम। कहते हैं कि फिजिकल जो चेंज होता है, ज़ाहिरी तब्दीली जो होती है, फिजिकल चेंज, देखिए फिजिकल हम इस तरह भी कह सकते हैं एनीथिंग दैट कैन बी टच्ड। ठीक है, तो कहते हैं कि उसके अंदर क्या होता है कि सब्सटेंस की जो अपीयरेंस होती है, जो उसकी जो ज़ाहिरी शक्ल सूरत होती है वो बदल जाती है, बट केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स द सेम। लेकिन वो जिन चीज़ों से मिलकर बना है, जो उसके अंदर केमिकल सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं, उसमें शामिल हैं, वो उसके अंदर नहीं बदलेंगे, वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। इसको समझने के लिए हमारे पास आगे एक एक्टिविटी 5.1 भी दी हुई है। इसको भी मैं आपको गाइड करूँगी तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं। द डिज़ोल्विंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर इज़ अ फिजिकल चेंज। देखिए, कहते हैं जब भी आप नमक को पानी में हल करेंगे तो वो हमारे पास एक ज़ाहिरी तब्दीली होगी। ठीक है, वो हमारे पास एक ज़ाहिरी फिजिकल चेंज होगा। आप उसको नमक को पानी में डालेंगे, उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इट ओनली चेंजेस द स्टेट ऑफ मैटर। जो नमक है वो उसकी स्टेट ऑफ मैटर क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। सिर्फ नमक जो था पहले हमारे पास सॉलिड था, ठीक है, सख्त था, ज़र्रात थे, पानी में जाकर वो हल हो गया। अब देखिए वो हमें उस तरह से दिखाई नहीं दे रहा, नमक वैसा नहीं रहा। ठीक है, तो उसकी जो स्टेट ऑफ मैटर है यानी वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया और पानी में हल हो चुका है, तो वो तो बदल गई, यानी कि उसकी जो फिजिकल चेंज उसके अंदर आ गया है। बट लेकिन मैटर हैविंग अ न्यू प्रॉपर्टीज इज़ नॉट फॉर्म। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें शामिल हो जाने के बाद नमक की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या जो नमक की खसूसियात हैं
वो वहाँ पर जाकर बदल गई हों। नमक जब सॉलिड कंडीशन में था वो तब भी उसका वो नमकीन था और पानी में जाने के बाद भी वो वैसा ही है, ठीक है। फिर कहते हैं कि फिजिकल स्टेट कैन बी रिवर्स्ड। कहते हैं कि जो फिजिकल स्टेट है उसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं। You saw in the activity that after the evaporation of water as vapors, salt remained there. यानी कि अगर जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि जब आप सॉलिड की फॉर्म में जब नमक था, सॉल्ट था, आपने उसको जब पानी में डाला तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। हमने कहा कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी लेकिन उसकी फिजिकल कंडीशन सेम चेंज हो गई। लेकिन अगर हम चाहें तो हम इस सारे प्रोसेस को रिवर्स भी कर सकते हैं। हम सॉल्ट को वापस से सॉलिड स्टेट में ला सकते हैं उस कंडीशन से। कैसे? उसके लिए हमें एक्टिविटी 5.1 दी हुई है, तो आइए हम उस एक्टिविटी को देखते हैं। टेक 2 to 3 स्पून्स ऑफ सॉल्ट इन अ क्लीन बीकर और इन एनी डिश। कहते हैं कोई भी डिश ले लें, उसमें 2 से 3 चम्मच नमक के डाल लें, ठीक है। फिर कहते हैं पोर हाफ कप ऑफ वार्म वाटर इनटू द डिश एंड कीप इट स्टिरिंग टिल ऑल द सॉल्ट डिसॉल्व। कैन यू सी द सॉल्ट? कहते हैं कि अब आप उसमें क्या करें, वो जो भी आपने बीकर लिया था या कोई भी आपने जो डिश ली थी जिसमें आपने नमक डाला था, उसमें आप आधा कप गर्म पानी का डाल दें उसी डिश में और अब आप उसको हिलाना शुरू कर दें, ठीक है। कीप इट स्टिरिंग। और कब तक हिलाएंगे? जब तक सारा का सारा नमक उसमें हल हो जाए। कैन यू सी द सॉल्ट? अब बताएं कि आपको सॉल्ट नज़र आ रहा है? नहीं, आप चेक करेंगे आपको वहाँ पर कोई सॉल्ट नज़र नहीं आएगा क्योंकि पानी में नमक हल हो चुका होगा, ठीक है। फिर पॉइंट 3 पे आइए, वो कह रहे हैं हीट द बीकर और डिश टिल ऑल द वाटर इवेपोरेट्स एज वेपर्स। फिर कहते हैं कि उसी डिश या बीकर को आप क्या करें, हीट करें, यानी कि उसको आप जब हीट देंगे तो क्या होगा, वो जो पानी है वो बुखारात बनकर उड़ने लग जाएगा, जो हमें बज़ाहिर जिसको हम धुएं का नाम देते हैं, ठीक है, वो वाटर वेपर्स होते हैं और पानी क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है। तो आबी बुखारात की सूरत में सारा पानी जब उसमें से क्या हो जाएगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा। नंबर 4, यू विल ऑब्जर्व दैट सॉल्ट इज प्रेजेंट इन द डिश। अब देखें पानी तो उड़ गया बुखारात की सूरत में, लेकिन आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो सॉल्ट है, जो नमक है, वो अब भी डिश के नीचे मौजूद होगा। यानी कि देखें पहले आपने वो सॉलिड फॉर्म था, आपने उसको पानी में डाला, हल कर दिया, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन आपने प्रोसेस को हमने पढ़ा था कि हम रिवर्स भी कर सकते हैं और देखिए हमने कैसे रिवर्स किया। हमने उसको क्या किया, इस एक्टिविटी में हमने उसको क्या किया, डिश में डाला, पानी को हल किया, फिर उसको हमने जब हीट किया तो पानी सारा इवेपोरेट हो गया और लास्ट में हमारे पास क्या बच गया, नमक बच गया, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एक्टिविटी नंबर 5.1। अब हम अपनी एक्टिविटी 5.2 को देख लेते हैं। तो ये एक्टिविटी आप लोग भी मेरे साथ करेंगे, आप लोग भी इसके बारे में सोचें, ठीक है, और मैं भी करती हूँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। वो कहते हैं टेक अ सॉफ्ट ड्रिंक एल्यूमिनियम कैन। कहते हैं कि जो एक एल्यूमिनियम का बना हुआ कैन है जिसके अंदर सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, वो हमारे पास अक्सर एक टिन जिसे हम बोलते हैं उसकी फॉर्म में आते हैं। तो वो जिस कैन में मौजूद है वो एल्यूमिनियम की बनी हुई है, ठीक है। तो वो आप कहते हैं आप उस सॉफ्ट कैन ड्रिंक के वो जो एल्यूमिनियम कैन है आप उसको ले लो, देन क्रश इट विद अ हैमर। और फिर आप कोई भी हैमर यानी हथौड़ा लो और उसको ऊपर से क्रश करो यानी ज़ोर से मारो, ठीक है। अब आप अपने माइंड में एक इमेज बनाएं। हैव यू ऑब्जर्व्ड एनी चेंज? क्या आपको कोई तब्दीली नज़र आई? तो सोचिए, जब आपके पास एक खाली टिन कैन है या कैन है एल्यूमिनियम का, आपने उसको ऊपर से हैमर से मारा तो क्या तब्दीली आएगी उसके अंदर, आप वो क्या हो जाएगा, इट हैज़ ओनली स्क्वीज्ड, वो जुड़ जाएगा ना, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, सुकड़ जाएगा। फिर क्या होगा, इट हैज़ ओनली स्क्वीज्ड, इट्स शेप हैज़ चेंज्ड। वो पहले फूला हुआ था, ठीक है, उसकी शेप, फिजिकल शेप उसकी पहले कुछ और थी, फिजिकल अपीयरेंस उसकी बदल गई है अब, ठीक है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जब आप उसको हैमर से मारोगे उसकी फिजिकल अपीयरेंस बदल जाएगी। लेकिन इन योर ओपिनियन, आपके ख्याल में, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज़ दिस, ये किस किस्म का चेंज है? जाहिर है हमें नज़र आ रहा है कि वो फिजिकल चेंज है, ठीक है, वो एक ज़ाहिरी तब्दीली है उसके अंदर। हैज़ द एल्यूमिनियम चेंज्ड इनटू न्यू मैटर? क्या एल्यूमिनियम किसी नए मैटर में कन्वर्ट हो गया है? यानी कि क्या उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गई है? तो नो, केमिकल कंपोजिशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो पहले भी एल्यूमिनियम का था और वो अब भी एल्यूमिनियम का है।
लेकिन हाँ उसकी फिजिकल कंडीशन चेंज हो चुकी है, फिजिकल स्टेट चेंज हो चुकी है। चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की जो स्टेट्स हैं उनके अंदर जो तब्दीलियाँ हैं उनके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। तो स्टडी करने से पहले हम एक्टिविटी 5.3 कर लेते हैं। इट स्टेट्स दैट हीट सॉलिड वैक्स इन अ बीकर और डिश, किसी भी बीकर या डिश में कहते हैं जो सॉलिड वैक्स है आप उसको डालें और उसको हीट करें। सॉलिड वैक्स मतलब वो सख्त है, वो जमी हुई है, ठीक है। फिर कहते हैं उसको आप हीट करें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या महसूस करेंगे? जाहिर है जब सॉलिड वैक्स है वो सख्त है, तो जब आप उसको हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी वो सॉफ्ट हो जाएगी, नरम हो जाएगी, पिघल जाएगी, ठीक है। द वैक्स मेल्टेड एंड बिकेम लिक्विड, तो वो यही कह रहे हैं कि वो मेल्ट हो जाएगी और लिक्विड बन जाएगी। पुट द मेल्टेड वैक्स इन अ डिश एंड लेट इट कूल, कहते हैं कि वही जो मेल्टेड वैक्स है जो मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है, वो कह रहे हैं कि वापस से उसको आप क्या करें, डिश में डालें और अब आप उसको ठंडा होने दें। तो अब आप सोचें कि क्या हो जाएगा जब आप उस लिक्विड को, वैक्स को ठंडा होने के लिए रखेंगे तो वो वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये जाहिर सी बात है, एक अंडरस्टूड बात है। तो व्हाट चेंजेस डू यू सी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो लिक्विड से वापस सॉलिड में तब्दील हो जाएगी। द वैक्स फ्रीजेज ऑन कूलिंग, जब आप वैक्स को कूल करेंगे, ठंडा करेंगे तो वो फ्रीज हो जाएगी, यानी फिर से जम जाएगी। एंड चेंजेस टू सॉलिड अगेन, और फिर से सॉलिड में तब्दील हो जाएगी। द चेंजेस दैट अकर्ड इन वैक्स इज रिलेटेड टू द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। अब देखिए हमने जो तब्दीलियाँ देखी क्या कहते हैं वैक्स के अंदर, कि पहले सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ हीट करने पर, और फिर कूलिंग पर दोबारा से लिक्विड से जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो तब्दीलियाँ हैं, ये जो ज़ाहिरी तब्दीली है स्टेट ऑफ मैटर की, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, ये है हमारे पास चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर। इस एक्टिविटी से आप आसानी समझ सकते हैं कि मैटर को तब्दील किया जा सकता है एक स्टेट से दूसरे में, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप किस मटेरियल को ले रहे हैं और उसको कितनी हीट दे रहे हैं या कितनी कूलिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो वो वेरी करता है कि आप कौन सा मैटर ले रहे हो। आगे बढ़ते हैं। प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उसके अंदर कुछ प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, ठीक है। उन प्रोसेसेस को अभी हम स्टडी करेंगे। ये प्रोसेसेस हमारे साथ बहुत दूर तक, यानी कि आगे चल के भी हमें इनको यूज़ करना पड़ता है, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हम हर वक्त इनको अपने इर्द गिर्द, अपनी डेली लाइफ में हम इनको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। तो बेटर है कि इस टॉपिक को, इन टर्म्स को, अगर इन प्रोसेसेस को अच्छे तरीके से इस लेवल पर ही समझ लिया जाए तो आगे चलकर बहुत आसानी रहेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू हैव सीन इन एक्टिविटी 5.3 दैट द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर चेंजेस ऑन हीटिंग और कूलिंग, कहते हैं कि आपने एक्टिविटी 5.3 में देखा कि जो कोई भी मैटर है उसकी जो फिजिकल स्टेट्स है वो चेंज हो जाती है हीट करने पर या कूल करने पर, यानी उसको हीट देने पर, गर्म करने पर या ठंडा करने पर। ड्यूरिंग द चेंजेस इन द स्टेट्स ऑफ मैटर फॉलोइंग प्रोसेसेस अकर, कहते हैं कि इस सारे अमल में मंदरजा झेल, इस सारे जो चेंजिंग्स हैं इसमें मंदरजा झेल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले इन्होंने डिस्कस किया हुआ है मेल्टिंग। मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलना, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज कॉल्ड मेल्टिंग। कहते हैं कि वो ऐसा प्रोसेस, ऐसा अमल जिसके अंदर कोई भी चीज़ सॉलिड स्टेट से, यानी ठोस यानी सख्त कोई चीज़ हो, उसमें से बदल जाए, तब्दील हो जाए, किस में, इनटू लिक्विड स्टेट, यानी कि माया की फॉर्म में नरम हो जाए, ठीक है। यानी कि नरम से मुराद वो पिघल जाए, लिक्विड की फॉर्म में आ जाए। कैसे आती है, बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, जब वो हीट यानी गर्माइश को एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर, इज कॉल्ड मेल्टिंग। इसको हम मेल्टिंग कहते हैं। इसकी बहुत आसान एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जब कोई आप बर्फ़ ले लो, ठीक है, ठंडी बर्फ़ है, आप उसको जब क्या करोगे, हीट दोगे, या इवन आप उसको अगर बाहर ही रूम टेम्परेचर पे रख दोगे जो कि फ्रीज़र के टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा है, गर्म है, ठीक है। तो जब वो क्या करेगी, वो बर्फ़ जब उस हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी इनटू लिक्विड स्टेट, वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये डेफिनेशन थी इसकी बेसिक। यू हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन सॉलिड वैक्स वाज हीटेड इट चेंज्ड इनटू लिक्विड स्टेट। कह रहे हैं आपने ऊपर एक्टिविटी से ऑब्जर्व किया कि जब भी सॉलिड वैक्स को आपने
हीट किया तो वो तब्दील हो गई लिक्विड स्टेट में। सिमिलरली व्हेन सॉलिड पीस ऑफ आइस, अच्छा अब आगे वही एग्जांपल आ गई है जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कोई भी आइस यानी कि बर्फ़ का आप जब सॉलिड पीस लेते हो, एब्जॉर्ब्स हीट, और वो एब्जॉर्ब करता है हीट को, इट बिकम्स वाटर बाय मेल्टिंग, तो वो पिघलने के बाद पानी बन जाता है। यू नो इन सॉलिड द पार्टिकल्स कीप ऑन वाइब्रेटिंग। अब इसकी रीज़न क्या है, ठीक है, तो इसकी रीज़न बहुत मज़े की है, और वो रीज़न ये है कि जो भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं, मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कि उनकी पोजीशन बिल्कुल फिक्स होती है, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन वो अपनी ही मेन पोजीशन पर, अपने ही उस जिस जगह पर वो मौजूद है वो वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब व्हेन अ सॉलिड गेट्स हीट, तो जब आप सॉलिड को हीट करते हो, इट्स पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर। तो पहले अगर वो स्लोअर रेट पर वाइब्रेट कर रहे थे, तो हीट देने के बाद वो फास्टर यानी तेज़ी से वाइब्रेट करने लग जाएंगे, एंड डू नॉट रिमेन एट देयर पोजीशन। और जब तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे तो जाहिर है उनकी पोजीशन लूज होना स्टार्ट हो जाएगी, उनकी पोजीशन पहले जैसी नहीं रहेगी। द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम बिकम वीकर एंड दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। तो वो पार्टिकल्स पहले तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ एक दूसरे के करीब मौजूद थे, लेकिन जब पार्टिकल्स ज़ोर ज़ोर से वाइब्रेट करेंगे तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो उनको करीब रखे हुए थी वो कमज़ोर होने लगेगी, एंड दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कमज़ोर हो जाएगी तो वो एक दूसरे से दूर दूर मूव करने लगेंगे, और जब एक दूसरे से दूर मूव कर जाएंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। दस अ सॉलिड इज चेंज इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। तो ये था हमारे पास मेल्टिंग। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की जानिब जो है फ्रीजिंग। इसको अगर मैं आपको अपनी ज़ुबान में समझाऊं तो यानी जम जाना, फ्रीज हो जाना एक जगह, ठीक है। कहते हैं व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर इज केप्ट इन अ फ्रीज़र। कहते हैं कि जब आप पानी को फ्रीज़र के अंदर रखते हैं तो क्या होता है, पानी जम जाता है, बर्फ़ बन जाती है, इट कन्वर्ट्स इनटू द सॉलिड फॉर्म, इनटू द सॉलिड स्टेट। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस अमल के दौरान हीट इज़ लॉस्ट फ्रॉम वाटर। अब रिवर्स हो गया, मेल्टिंग में क्या था, हीट एब्जॉर्ब होती थी और सॉलिड से लिक्विड में आ जाते थे। फ्रीजिंग में इसका रिवर्स है, हीट जो है वो लॉस्ट हो जाती है, हीट उसमें से निकल जाती है और वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड से वापस सॉलिड में। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हीट इज़ लॉस्ट फ्रॉम वाटर, पानी में से हीट चली जाती है एज अ रिजल्ट, और उसके नतीजे में द मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स बिकम्स स्लोअर। पार्टिकल्स की जो मूवमेंट थी वो अब क्या हो रही है, कम हो गई, एंड दे कम क्लोजर टू ईच अदर। अब ये एक दूसरे के करीब आने लगे हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स बिकम्स स्ट्रॉन्गर, करीब आ रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है। दस द लिक्विड इज चेंज इनटू सॉलिड, और एज अ रिजल्ट हमारे पास लिक्विड तब्दील हो जाएगा सॉलिड में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। इस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग करेंगे। लेकिन एक बात आप यहाँ पर नोट कीजिए दैट कि फ्रीजिंग का जो ये सारा अमल हमने पढ़ा ये मेल्टिंग के बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल रिवर्स केस है। जो फ्रीजिंग में पहले मेल्टिंग में हो रहा था उसको रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, फ्रीजिंग का केस आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बॉइलिंग। बॉइलिंग को उर्दू में कहते हैं उबलना। व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड कंटिन्यूअसली, जब आप एक लिक्विड को लगातार हीट देते जा रहे हैं, एक होता है थोड़ी देर के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप हीट देते हो, लेकिन आप जब लगातार हीट देते जा रहे हो कंटिन्यूअसली, द मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स बिकम्स फास्टर। तो जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इंक्रीजेज। तो जो पार्टिकल्स हैं, जो ज़रात हैं वहाँ पर लिक्विड के, उनके दरमियान जो स्पेस है, फासला है, वो बढ़ने लगेगा। ड्यू टू दिस द लिक्विड इज चेंज टू वेपर्स और गैस। इसकी वजह से क्या होगा, लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स यानी बुखारात में, या गैस भी हम उसको कहते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग। इस प्रोसेस को, इस अमल को हम बॉइलिंग कहते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे हमने मेल्टिंग के केस में पढ़ा था, और अगर वैसे ही अगर हीट ज़्यादा मिलना शुरू हो जाए ज़्यादा देर के लिए, तो वो लिक्विड आगे फर्दर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, यानी कि फर्दर उसमें बॉइलिंग का प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है, पानी उबलना शुरू हो जाएगा, या कोई भी लिक्विड है वो उबलने लगेगा, ठीक है। फिर आ जाता है बॉइलिंग के बाद इवेपोरेशन, ठीक है। You must have observed that if water falls on the floor, after some time the floor becomes dry. Why does it happen? कहते हैं कि आपने अमूमन इस बात को महसूस किया होगा कि जब भी पानी जो है वो फर्श पर गिरता है तो कुछ देर के बाद वो पानी सूख जाता है खुद ब खुद। Why does it happen? ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो इसकी रीज़न में इसके पीछे जो अमल है वो इवेपोरेशन ही है।
इसी तरह अगर आप नोट करें कि अगर आप अक्सर कपड़े धोकर जब आप डालते हैं बाहर से तो वो खुद ब खुद सूख जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी इवेपोरेशन का अमल ही इसमें शामिल होता है। तो क्या होता है इवेपोरेशन? फ्रॉम वेट सरफेसेस, जो भी गीली सतह होती है हमारे पास, वाटर कंटिन्यूसली मूव्स इनटू द सराउंडिंग एयर। वो जो गीली सतह है उसमें से जो हमारे पास पानी है वो लगातार मूव कर रहा होता है। किस तरफ? जो आपके इर्द गिर्द हवा है उसमें जा रहा होता है, ठीक है। यानी कि वहाँ से बुखारात की सूरत में वो पानी उड़ रहा होता है। दिस प्रोसेस अकर्स कंटिन्यूसली फ्रॉम द सर्फेस ऑफ कैनाल्स, लेक्स, रिवर्स एंड ओशियंस एक्सेट्रा। कहते हैं यही प्रोसेस लगातार और किन सर्फेस से हो रहा है? कैनाल यानी नहरों से, लेक्स से, नदी वगैरह, दरिया, समंदर, इन सब जगह पर इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। द चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर्स इज कॉल्ड इवेपोरेशन। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी हुई है कि पानी जब बदल जाता है, तब्दील हो जाता है वाटर वेपर्स में, यानी कि पानी के बुखारात में, इस अमल को हम इवेपोरेशन कहते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑल्सो टेक्स प्लेस फ्रॉम द स्नो सर्फेस एंड फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट्स। कहते हैं कि ये अमल हमारे पास जो बर्फ़ की सतह होती है उससे भी होता है, और जो हमारे पास जो प्लांट्स के ऊपर जो लीव्स हैं उनके अंदर से भी ये अमल हो रहा होता है, ठीक है। तो इसको जल्दी से मैं आपको एक दफ़ा से फिर से गाइड कर दूं कि इवेपोरेशन में ये होता है कि हमारे पास जो कोई भी सरफेस है उसके अंदर जो पानी जहाँ पर मौजूद है, ठीक है, वो पानी वहाँ से सराउंडिंग एयर में जा रहा होता है। क्यों जा रहा होता है? जब क्योंकि सराउंडिंग एयर में जो हमारे पास हीट मौजूद होती है, ठीक है, तो उस हीट की वजह से वही जो हम प्रोसेस पहले भी अमल पढ़ चुके हैं, जो वहाँ के जो आपस में जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, सॉरी, ठीक है, उनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होने लगती है, तो पानी जो है वो कन्वर्ट होने लगता है फिर वाटर वेपर्स में, ठीक है। तो द कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर्स इज कॉल्ड इवेपोरेशन। फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है कंडेंसेशन। इसको आप एक तरह से कह सकते हो कि इवेपोरेशन का रिवर्स प्रोसेस भी आप इसको कह सकते हो, क्योंकि इसके अंदर पानी जो है वो वाटर वेपर से वापस जो है वो पानी की फॉर्म में आ जाता है। When you drink cold water or cold drink in a glass, you see water drops at the external surface of the glass, from where these drops of water have come. कहते हैं कि जब आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक या फिर कोई भी आप कोल्ड वाटर पीते हो, ठीक है, एक ग्लास के अंदर, तो आपको अक्सर जो है जो ग्लास की एक्सटर्नल सरफेस है, जो उसके साइड की जो सतह है, बैरूनी सतह है, बैरूनी, उसके ऊपर आपको हमें वाटर ड्रॉप्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। तो कहते हैं वो वाटर ड्रॉप्स कहाँ से आते हैं? When water vapors present in air touch the cold external surface of the glass, they lose heat. तो कहते हैं कि जो हवा में हमारे पास जो वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं वो जब आकर उस कोल्ड एक्सटर्नल सरफेस पे ग्लास की, यानी कि जो ग्लास की एक्सटर्नल सरफेस है वो बहुत कोल्ड है, बहुत ठंडी है, उसके ऊपर आकर जब वो टच करते हैं तो क्या होता है? क्योंकि जब वो हवा में मौजूद है तो उनकी हीट ज़्यादा है, जब वो आके ग्लास को टच करेंगे, कोल्ड ग्लास को, तो उनकी हीट क्या हो जाएगी? लॉस्ट हो जाएगी। तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड में, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था फ्रीजिंग में कि लिक्विड से वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं जब वो अब्जॉर्ब करते हैं पार्टिकल्स जब पार्टिकल्स हीट को लॉस्ट करते हैं। इसी तरीके से क्या होता है, जब भी जो हमारे पास वाटर वेपर्स हैं, जब वो कोल्ड ग्लास को आकर स्ट्राइक करेंगे तो वो अपनी हीट जो है वो लॉस्ट हो जाएगी, उनकी लूज़ कर देंगे, और इस तरह से वो वापस कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू लिक्विड एंड स्टिक विद द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द ग्लास, और ग्लास की जो एक्सटर्नल सरफेस है वो उसके साथ जाकर चिपक जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ है क्वेश्चंस हैं। डू यू नो वेट क्लॉथ्स आर ड्राइड ड्यू टू इवेपोरेशन? ये बात मैं आपको ऑलरेडी इवेपोरेशन के टॉपिक में बता चुकी हूँ कि जो गीले कपड़े हैं वो सूख जाते हैं किस प्रोसेस के थ्रू? इवेपोरेशन के। बॉइलिंग अ लिक्विड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। जब भी आप किसी लिक्विड को बॉईल कर रहे हो तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यानी कि दर्जा हरारत चाहिए होता है।
The process of evaporation can take place at any temperature and at high temperatures the process of evaporation becomes rapid. कहते हैं कि जो evaporation का जो अमल है वो किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, ठीक है, लेकिन जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हाई होगा, तो ये अमल बहुत जल्दी हो जाएगा। यानी कि इसकी मैं आपको अगर एक क्विक सी एग्जांपल दे दूं कि जब हम कपड़े सुखाने को डालते हैं तो गर्मियों में कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सर्दियों में कपड़े नहीं सूखते। अगर आप सर्दियों में कपड़े सुखाने को डालोगे तो वो तब भी सूख जाएंगे, लेकिन क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि एवेपोरेशन जो है वो सब टेम्परेचर्स के ऊपर होती है, लेकिन उसका जो प्रोसेस का रेट है वो बहुत स्लो होगा, कपड़े देर से सूखेंगे, ठीक है। फिर लास्ट है when our sweat dries we feel cold owing to the process of condensation। कहते हैं कि जब भी हमारा पसीना सूखता है तो हमें ठंडक महसूस होती है और इसके पीछे भी कंडेंसेशन का प्रोसेस शामिल होता है। स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर एक करेक्शन कर लें, यहाँ पर कंडेंसेशन का प्रोसेस नहीं है, यहाँ पर इवेपोरेशन का प्रोसेस है। जो स्वेटिंग का जो प्रोसेस है, जब स्वेट ड्राई होता है, ठीक है, तो ये इवेपोरेशन का प्रोसेस है और उसके बाद जो है आपकी बॉडी कोल्ड फील करती है, ठीक है, और इवेपोरेशन वैसे भी जनरली एक कूलिंग का प्रोसेस है, ठीक है, तो यहाँ पर इवेपोरेशन आएगा, कंडेंसेशन नहीं आएगा, ये यहाँ पर मिस्टेक है, ओके। सो नेक्स्ट है हमारे पास डिज़ोल्विंग सब्सटेंसेस इन वाटर। जब हम पानी के अंदर मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व करते हैं यानी कि हल करते हैं। यू हैव ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 5.1 दैट सॉल्ट डिज़ोल्व्स इन वाटर। कहते हैं कि आपने एक्टिविटी 5.1 में देखा है कि नमक जो है वो पानी में हल हो जाता है। When a solid or liquid thing is placed in water, कहते हैं कोई भी सॉलिड या लिक्विड की कोई भी चीज़ जब आप पानी के अंदर डालते हैं, इट्स पार्टिकल्स डिज़ोल्व यूनिफॉर्मली इन वाटर एंड फॉर्म अ मिक्सचर कॉल्ड सोल्यूशन। कहते हैं कि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो एक तरह से पानी के अंदर हल हो जाते हैं और एक मिक्सचर बन जाता है। मिक्सचर क्या कहते हैं, ये किसे कहते हैं, यानी कि एक या दो चीज़ें का, दो जो चीज़ें हैं या उनसे ज़्यादा के जो हमारे पास सब्सटेंसेस हैं जब वो आपस में मिल जाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन, मिक्सचर, ठीक है। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन, जो पानी के अंदर मौजूद होता है। देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन। हमारे पास सोल्यूशन के 2 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1, कोई भी सोल्यूशन है ना, उसके अंदर 2 कंपोनेंट्स होंगे। नंबर 1 सोल्यूट, नंबर 2 सॉल्वेंट। अब सोल्यूट किसे कहते हैं, सॉल्वेंट किसे कहते हैं, मैं यहाँ पर नमक और पानी की जो एग्जाम्पल है उसको साथ लेकर चलूँगी ताकि आपको बआसानी समझ आ जाए। देखिए, जब आपने नमक को पानी में हल किया वो एक मिक्सचर बन गया और इस सारे को हम क्या बोलेंगे कि ये एक सोल्यूशन है, ठीक है। इसके अब 2 कंपोनेंट्स होंगे, सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो सोल्यूट क्या है, द सब्सटेंस दैट डिज़ोल्व्स इन वाटर, वो सब्सटेंस जो आप पानी के अंदर हल कर रहे हैं, एंड इज़ इन लेस क्वांटिटी, मेन थिंग, एंड इज़ इन लेस क्वांटिटी इज़ कॉल्ड सोल्यूट। एग्जाम्पल शुगर, सॉल्ट। पानी के अंदर आप जिस चीज़ को हल कर रहे हैं या दूसरे अगर ज़बान में हम बोलेंगे कोई भी चीज़ जो थोड़ी अमाउंट में मौजूद है, ठीक है, उसको हम सोल्यूट कहेंगे। और सॉल्वेंट क्या है, उसका रिवर्स, जो ज़्यादा मिकदार में मौजूद होगा। द सब्सटेंस दैट डिज़ोल्व्स अ सोल्यूट, वो सब्सटेंस जो अपने अंदर सोल्यूट को डिज़ोल्व हल करवा रहा है, एंड इज़ इन मोर क्वांटिटी, और वो ज़्यादा मिकदार में है, इस कॉल्ड सॉल्वेंट, उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल वाटर, मिल्क। पानी के अंदर अगर आप नमक डाल रहे हैं तो नमक सोल्यूट है, पानी क्या है, सॉल्वेंट। इन द सेम वे अगर आप दूध के अंदर चीनी को डाल रहे हैं तो चीनी क्या है, सोल्यूट, क्योंकि वो थोड़ी तादाद में है और दूध ज़्यादा तादाद में है या मिकदार में है तो आप उसको सॉल्वेंट बोलेंगे। फिर है मैनी थिंग्स कैन डिज़ोल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सोल्यूशन। कहते हैं कि पानी के अंदर आप मुख्तलिफ चीज़ों को हल कर सकते हैं और सोल्यूशन बना सकते हैं। द रेट ऑफ डिज़ोल्विंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। कहते हैं कि नमक जो है वो जब आप पानी के अंदर डालें और रेट यानी कि वो कितने टाइम में वो पानी कितने जल्दी उसमें हल हो रहा है, तो अगर आपने उसके रेट को बढ़ाना है कि जल्दी से नमक पानी में हल हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। तो कुछ तरीके उन्होंने बताए हुए हैं, अब हम उन तरीकों को देखेंगे। नंबर 1 स्टिरिंग, हिलाना, ठीक है। इन द अबव एक्टिविटी द डिज़ोल्विंग ऑफ शुगर इन सच अ मैनर इज कॉल्ड स्टिरिंग। व्हेन यू स्टिर शुगर इन बीकर ए इट डिज़ोल्व्स फास्टर। एक मिनट, इस बात को समझने के लिए हमें एक्टिविटी 5.4 करनी पड़ेगी, तो लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 5.4।
टेक टू बीकर्स और ग्लासेस, मार्क दम एज ए एंड बी। दो बीकर्स ले लें या ग्लासेस और उनको आप मार्क कर दें, उनको आप नाम दे दें ए का या बी का, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। बीकर्स कैसे होते हैं देखने में, ये आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ऐसे बीकर्स होते हैं। ओके, अब क्या करना है, ऐड अ स्पून ऑफ शुगर या सोल्यूट इन बोथ द बीकर्स। कहते हैं कि आप एक चम्मच जो है शुगर का, ठीक है, वो आप ऐड कर दें, शामिल कर दें उन दोनों बीकर्स में। अब शुगर सोल्यूट है क्योंकि वो थोड़ी मिकदार में है। देन पोर अ कप ऑफ वाटर सॉल्वेंट इन बोथ बीकर्स। अब जाहिर है क्योंकि पानी की मिकदार शुगर की निस्बत ज़्यादा होगी तो वो सॉल्वेंट है। उसके बाद हमने उन दोनों बीकर्स में पानी डाल देना है। ओके, स्टिर शुगर इन बीकर ए विद अ ग्लास रॉड। कहते हैं एक ग्लास रॉड ले लें, ठीक है, आपको ग्लास रॉड भी डायग्राम में नज़र आ रहा है। फिर कहते हैं उसको आप क्या करो, स्टिर मतलब हिलाना। आप उस चीनी को बीकर ए के अंदर आपने क्या करना है, हिलाना है। डू नॉट स्टिर शुगर इन बीकर बी। लेकिन जो आपने शुगर बीकर बी में डाली थी आप उसको हल ना करें, उसको आप हिलाएं नहीं उस स्टिरर के साथ, ठीक है। वॉट हैव यू ऑब्जर्व, आपने क्या नोटिस किया, अब आप खुद ही बताइए। आप एक ग्लास लेते हो, दूध का ग्लास लेते हो, उसमें अगर आप चीनी डालते हो और उसके बाद अगर आप उसको हल नहीं करते हो तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो जो दूध है वो मीठा होगा, क्योंकि चीनी सारी बैठ जाएगी, चीनी उसके अंदर हल नहीं होगी। तो हिलाना, स्टिरिंग करना, ठीक है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करने का, ठीक है। इन द अबव एक्टिविटी द डिज़ोल्विंग ऑफ शुगर इन सच अ मैनर इज़ कॉल्ड स्टिरिंग। कहते हैं कि ऊपर की एक्टिविटी में जो हमने शुगर को जिस तरीके से हल किया है उस पानी के अंदर, उस प्रोसेस को हम स्टिरिंग कहते हैं। व्हेन यू स्टिर शुगर इन बीकर ए इट डिज़ोल्व्स फास्टर। कह रहे हैं कि जब आप शुगर को बीकर ए के अंदर हिलाओगे तो वो जल्दी हल हो जाएगा। वेयर एज द शुगर इन बीकर बी डिज़ोल्व स्लोली। जबकि जो चीनी बीकर बी में मौजूद है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता हल होगी। इफ़ द शुगर इज़ नॉट स्टिर्ड इवन देन इट विल डिज़ोल्व बट इट विल टेक मोर टाइम। कहते हैं कि अगर आप शुगर को ठीक तरीके से हिलाओगे नहीं तो वो डिज़ोल्व तो हो जाएगी, हल तो हो ही जाएगी, लेकिन वो अपना वक्त ज़्यादा लेगी, ठीक है। तो वो हो सकता है बहुत ज़्यादा वक्त ले ले, तो इसलिए अगर आपने उसको जल्दी करना है, उसका आपने जो रेट ऑफ है, आपने उसको मिक्स करने का जो रेट है, अगर आपने वो ज़्यादा करना है तो उसके लिए आपको स्टिरिंग का प्रोसेस करना पड़ेगा। ओके, एक तो स्टिरिंग का फैक्टर आ गया। दूसरा है इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, टेम्परेचर। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपने गर्म दूध में चीनी डाली है तो वो फ़ौरन से, जब आप उसको स्टिर करोगे, आप उसको जब हिलाओगे तो वो फ़ौरन से जो है वो उसके अंदर हल हो जाएगी। जबकि अगर आप उसकी निस्बत अगर एक ठंडे कप ऑफ मिल्क में अगर आप शुगर डालोगे तो वो बहुत मुश्किल से हल होगी, वो उतनी जल्दी नहीं हल होगी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू हॉट मिल्क, ठीक है। तो इसको हम एक्टिविटी 5.5 से समझते हैं। कहते हैं कि टेक टू बीकर्स और ग्लासेस, कोई भी दो बीकर्स या ग्लासेस ले लें, मार्क दम एज ए एंड बी, उनको भी और ए और बी का नाम दे दें। फॉर 1 कप ऑफ हॉट वाटर सॉल्वेंट इन बीकर ए। कहते हैं बीकर ए के अंदर आप हॉट वाटर यानी गर्म पानी डाल दें 1 कप, ठीक है, और ये सॉल्वेंट है। एंड पोर अ कप ऑफ कोल्ड वाटर सॉल्वेंट इन बीकर बी, और बीकर बी के अंदर आप ठंडा पानी डाल दें। अब ए के अंदर हॉट वाटर है हमारे पास और बी के अंदर कोल्ड वाटर। पुट अ स्पून ऑफ शुगर और शुगर क्यूब इन बोथ द बीकर साइमल्टेनियसली। कहते हैं कि आप 1 चम्मच शुगर या शुगर क्यूब आप ले लें, उसको दोनों जो है बीकर्स उनमें एक ही टाइम में डालें, ठीक है, एक साथ, एक में ए में डालें और दूसरी आप बी में डालें। फिर कहते हैं ऑब्जर्व इन विच बीकर द शुगर डिज़ोल्व क्विकली। और फिर कहते हैं कि आप ऑब्जर्व करें कि किस शुगर में, किस बीकर में जो शुगर है वो जल्दी हल हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है जो गर्म बीकर होगा हमारे पास, सॉरी जो गर्म पानी वाला बीकर होगा उसमें हमारे पास शुगर जल्दी हल हो जाएगी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द कोल्ड वन। डिक्रीजिंग द साइज ऑफ पार्टिकल्स। ज़रात के साइज़ को अगर हम छोटा कर दें, इसको अगर मैं आपको समझाऊं कि अगर हम लेट्स से अगर हम जो चीनी डाल रहे हैं अगर हम उसको पीस कर, ठीक है, उसको हम छोटा करके अगर हम उसके अंदर डालेंगे, उसके छोटे ज़रात, उसकी जो पाउडर फॉर्म है अगर हम उसको डालेंगे एक अगर पानी के अंदर, तो वो जल्दी चांसेस होंगे कि उसके अंदर मिक्स हो जाए, क्योंकि वो छोटे पार्टिकल्स होंगे और वो फ़ौरन से मिक्स हो जाएंगे वाटर के अंदर। ओके, इसको एक्टिविटी 5.6 से समझते हैं। टेक 2 बीकर्स और ग्लासेस, मार्क देम एज ए एंड बी। पुट अ स्पून ऑफ पाउडर शुगर और ग्रेन्स ऑफ शुगर इन ग्लास ए
कहते हैं कि ग्लास ए में आपने क्या करना है, आपने पाउडर जो है शुगर का वो डाल लेना है, पाउडर की फॉर्म में शुगर आपने डाल लेनी है एक ग्लास ए में। पुट अ शुगर क्यूब इन ग्लास बी, और ग्लास बी में आपने एक सॉलिड फॉर्म में शुगर क्यूब डाल लेना है, ठीक है। अब वो पीसेस की फॉर्म में शुगर नहीं है तो दोनों शुगर, ठीक है, लेकिन एक पाउडर फॉर्म में है और दूसरी क्यूब की फॉर्म में, ओके। नाउ पोर अ कप ऑफ वाटर इन बोथ द ग्लासेस, अब आप दोनों ग्लासेस में पानी डाल लें बराबर बराबर, ठीक है। नाउ ऑब्जर्व इन विच ग्लास द शुगर विल डिजॉल्व सून, अब ऑब्जर्व करें कि आप कौन से ग्लास में शुगर जल्दी डिजॉल्व हो जाएगी, हल हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है जिस ग्लास में शुगर पाउडर की फॉर्म में है या छोटे ग्रेन्स की फॉर्म में है वो जल्दी हल हो जाएगी, जल्दी डिजॉल्व हो जाएगी। You observe that the powdered sugar dissolve quickly whereas the cube of sugar dissolve slowly. The dissolution of any solute depends on the size of its particles. कहते हैं कि अगर कोई सोल्यूट जो है वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा, हल नहीं हो रहा, तो वो उसकी रीज़न जो है वो ये हो सकती है कि उसका जो साइज़ है उस पार्टिकल का, सोल्यूट का, वो कैसा है, उसके साइज़ पर डिपेंड कर सकता है। द सोल्यूट्स विच आर मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, कहते हैं कि वो सोल्यूट जो कि छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, एग्जाम्पल पाउडर शुगर, जैसे कि हमने पाउडर शुगर की बात की, डिज़ोल्व इन सॉल्वेंट फास्टर, कहते हैं कि वो सॉल्वेंट में जल्दी डिज़ोल्व हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू द सोल्यूट्स मेड ऑफ लार्ज पार्टिकल्स, निस्बतन उन सोल्यूट्स के जो कि बड़े बड़े पार्टिकल से मिलकर बने हैं, जैसे कि शुगर क्यूब, ओके। तो डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में हमारे पास सबसे पहले एक एक्टिविटी दी हुई है 5.7, कहते हैं पोर इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन 5 ग्लासेस, 5 ग्लास ले लें और उसमें आप बराबर मिकदार में जो है आप सब में पानी ले लें, ठीक है। फिर कहते हैं डू नॉट पोर एनीथिंग इन द ग्लास 1, ग्लास 1 में कहते हैं आप कुछ भी ना डालें। पोर 1 स्पून ऑफ कलर्ड ड्रिंक इन ग्लास 2, 2 स्पून इन ग्लास 3, 3 स्पून इन ग्लास 4 एंड इन 4 स्पून इन ग्लास 5। कहते हैं उसके बाद आप 1 चम्मच किसी भी कलर्ड ड्रिंक का आप ग्लास 2 में डालें, ग्लास 3 के अंदर आप 2 चम्मच डालें, ग्लास 4 के अंदर आप 3 चम्मच डालें और जबकि ग्लास 5 के अंदर आप 4 चम्मच डाल लें उस कलर्ड ड्रिंक के, ठीक है। फिर कहते हैं कि ऑब्जर्व एंड टेल इन विच ग्लास द कलर ऑफ सोल्यूशन या ड्रिंक विल बी लाइटेस्ट एंड इन विच ग्लास डार्केस्ट। कहते हैं कि फिर उसके बाद ये बताएं कि किस ग्लास में जो उसका कलर है वो हल्का होगा और किस में जो है वो ज़्यादा होगा। तो वो साफ जाहिर सी बात है, जिसमें आपने ज़्यादा डाला होगा सोल्यूट उसमें ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा कलर्ड होगा, और जिसमें कम डाला है, जिसमें सिर्फ 1 चम्मच डाला है, वहाँ पर कम होगा, ठीक है। तो फिर कहते हैं कि ड्रिंक्स सच एज मिल्क, टी एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स आर ऑल सोल्यूशंस, कहते हैं जितनी भी ड्रिंक्स हैं ये सब सोल्यूशंस हैं। अ सोल्यूशन हैविंग माइनर क्वांटिटी ऑफ अ सोल्यूट इज कॉल्ड डाइल्यूट सोल्यूशन। कहते हैं कोई भी ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट बहुत थोड़ी तादाद में मौजूद है उसको हम कहेंगे डाइल्यूट सोल्यूशन, जबकि अ सोल्यूशन हैविंग मोर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। कहते हैं जबकि ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी या तादाद मौजूद है उसको हम कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब हम पढ़ते हैं केमिकल चेंजेस इन एवरीडे लाइफ। फिजिकल चेंजेस हमने पढ़ी, अब हम केमिकल चेंजेस पढ़ेंगे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। कहते हैं इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी लीव्स ऑफ प्लांट्स, ब्रांचेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पेपर्स एंड पीसेस ऑफ फूड। कहते हैं कि अगर आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो आपको पौधों के पत्ते, उनकी टहनियाँ, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पेपर्स, ये सब चीज़ें आपको दिखाई देंगे। दिस आर बीइंग डीकम्पोज्ड ग्रेजुअली, वक्त के साथ साथ ये डीकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं, यानी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, इनकी हालत बदलने लगती है, ये एक जैसे नहीं रहते। यू मस्ट हैव सीन रस्टेड आयरन गेट, डोर्स, विंडोज़ एंड अदर थिंग्स। कहते हैं आपने अक्सर देखा होगा दरवाज़ों पर या खिड़कियों वगैरह पर आपने रस्टिंग देखी होगी। रस्टिंग मीन्स जंग लगना, ठीक है, आपने अक्सर उनको जंग लगा हुआ देखा होगा। हैव यू एवर थॉट व्हाई दिस हैपन्स, क्या आपने ऐसा कभी सोचा है कि ये क्यों होता है? तो जाहिर है जब केमिकल कंपोजिशन में चेंजिंग्स आ जाती है, जब डीकम्पोजिशन होने लगती है तो ये तब्दीलियाँ रोनुमा होने लगती हैं, ठीक है। केमिकल चेंजेस इन मैटर, मैटर के अंदर केमिकल तब्दीलियाँ, ठीक है। केमिकल कहते हैं कि वो उसकी बनावट क्या है, वो किन चीज़ों से मिलकर बना है, ठीक है। इन केमिकल चेंज बोथ अपीयरेंस एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस या मैटर चेंजेस। इसमें देखिए कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस के सब्सटेंस किन चीज़ से मिलकर बना है, ठीक है, जिसको हम केमिकल चेंज कह रहे हैं, वो तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ उसकी अपीयरेंस भी चेंज हो जाएगी। हमने फिजिकल चेंज में पढ़ा था कि अपीयरेंस चेंज होगी लेकिन केमिकल कंपोजिशन पे असर नहीं पड़ेगा। लेकिन केमिकल चेंज में क्या है कि कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस भी चेंज हो रही है और अपीयरेंस भी तब्दील हो रही है, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं डिकेइंग को। तो डिकेइंग,
The remains of dead organisms and waste matter disappear gradually through decomposition. How does this happen? कहते हैं कि कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म है, कोई ऑर्गेनिज्म जो मर चुके हैं, जानदार, या कोई भी वेस्ट है, किसी पौधे का है या किसी भी जानदार का, ठीक है, या किसी जानवर का, कहते हैं वक्त के साथ साथ वो गायब होने लगता है, वो ख़राब होने लगता है, वो अपनी उसी सूरत में, उसी कंडीशन में नहीं रहता जैसा वो पहले होता है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता वो डिकम्पोज होने लगता है, ख़राब होने लगता है, उसकी यानी कि हालत बदलने लगती है, ठीक है। कहते हैं कैसे होता है? कहते हैं यू हैव रेड अबाउट बैक्टीरिया एंड फंजाई, आपने बैक्टीरिया और फंजाई के बारे में पढ़ा है। दे ऑब्टेन देयर फूड बाय डिकम्पोजिंग द डेड बॉडीज़ इनटू सिंपल कंपोनेंट्स। तो वो अपनी खुराक कैसे हासिल करते हैं? जो भी डेड बॉडीज़ होती हैं, चाहे वो प्लांट्स की हों या किसी भी जानवर की हो, वो उसको डिकम्पोज करती हैं, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करती हैं, उसको ख़राब कर देती हैं, यानी उनको खा लेती हैं, ठीक है, और उनको डिकम्पोज कर देती हैं इनटू सिंपल कंपोनेंट्स। जो उनके सिंपल कंपोनेंट्स हैं उसमें उसको बदल देती हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में से उसको सिंपल फॉर्म में बदल देती हैं। आपने अक्सर देखा है कि पीछे ढांचा रह जाता है, जितना भी बॉडी के ऊपर जो होती है फ्लैश, वो सब ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तो वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं, उसको खा लेते हैं, उसको एज अ फूड यूज़ करते हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड डिकेइंग। इस प्रोसेस को हम डिके कहते हैं। साइड पे इसकी आप पिक्चर भी देख लें, आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। फिर है बर्निंग, जलना। द फ्यूल इज़ बर्नड इन द स्टोव टू कुक फूड। कहते हैं कि कोई भी ईंधन है उसको आप चूल्हे में जलाते हैं, ठीक है, किस वजह से? ताकि आप अपना खाना बना सको। व्हेन द फ्यूल बर्न्स देन यू कैन सी द फ्लेम। कहते हैं जब भी आप उस फ्यूल को जलाते हो, ठीक है, ईंधन को जलाते हो, तो आप जो भी आग जलती है, फ्लेम जलता है, आप उसको देख सकते हो। द फ्लेम डिवेलप्स ड्यूरिंग कंबशन रिएक्शन। और ये जो फ्लेम हमारे पास बनकर आता है, ये एक कंबशन रिएक्शन के प्रोसेस में बनता है, ठीक है। उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कंबशन रिएक्शन। दिस इज़ कॉल्ड बर्निंग। इस प्रोसेस को हम बर्निंग कहते हैं। आई गेस कंबशन रिएक्शन इस लेवल पर आपको समझाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो इसीलिए आप इसको ये समझ लीजिए कि जो हमारे पास फ्लेम बनता है वो एक कंबशन रिएक्शन के फॉर्म में के रिज़ल्ट में बनता है, और इस सारे अमल को हम बर्निंग कहते हैं। क्योंकि हम बर्निंग सीख रहे हैं तो हम ये समझ के, फिर इसकी एग्जांपल दी हुई है, द बर्निंग ऑफ कोल, वुड, पेपर, मैच स्टिक एक्सेट्रा। जब आप भी किसी भी चीज़ को जलाते हो, जैसे कि आप कोयले को जला रहे हो, माचिस की तीली को जला रहे हो, लकड़ी को जला रहे हो, इस सबको आप जलना कहते हो, आप इसको बर्निंग कहोगे, ठीक है। फिर है रस्टिंग। रस्टिंग का मतलब होता है जंग लगना। इसको समझने के लिए हम एक्टिविटी 5.8 करते हैं। कहते हैं टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स एंड मार्क देम A, B एंड C। कहते हैं कि 3 टेस्ट ट्यूब्स ले लें, उनको A, B, C का नाम दे दें। टेक वाटर इन टेस्ट ट्यूब A एंड पुट अ नेल इन इट। कहते हैं कि आप टेस्ट के पास टेस्ट ट्यूब A है, उसके ऊपर अंदर आप पानी डाल लें और उसके बाद आप उसमें एक कील डाल लें। टेक बॉइल्ड वाटर इन टेस्ट ट्यूब B एंड पुट अ नेल इन इट। कहते हैं कि उसके बाद आप एक बॉइल्ड वाटर ले लें, ठीक है, उबला पानी, उसको आप टेस्ट ट्यूब B में डाल लें और उसके अंदर भी आप एक नेल डाल लें, ठीक है, यानी कि कील डाल लें। देन पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल ऑन इट, और उसके ऊपर कुछ कतरे ऑयल के भी डाल लें, ठीक है। फिर कहते हैं ड्राई टेस्ट ट्यूब C प्रॉपरली एंड पुट अ नेल इन इट। कहते हैं टेस्ट ट्यूब C को आप अच्छे तरीके से खुश्क कर लें, ठीक है, और उसके अंदर आप फिर नेल डालें, ठीक है। यानी C वाली जो टेस्ट ट्यूब है वो बिल्कुल खाली है। फिर कहते हैं सील द माउथ ऑफ द 3 टेस्ट ट्यूब्स विद अ कॉर्क एंड लीव देम फॉर अ फ्यू डेज इन सिमिलर कंडीशंस। कहते हैं इन तीनों को आप ढक्कन से बंद कर दें और फिर इनको एक ही जैसी कंडीशंस में आप कुछ दिनों के लिए छोड़ दें, ठीक है। फिर कहते हैं नंबर 1, इन विच टेस्ट ट्यूब डिड द आयरन नेल बिकम्स ब्राउन इन कलर। कहते हैं कि कौन सी जो टेस्ट ट्यूब है उसमें जो आयरन की नेल है यानी कील है वो कलर में ब्राउन हो जाएगी, ठीक है। तो वो जाहिर सी बात है हमारे पास A वाली भी हो जाएगी, ठीक। Why were boiled water and oil drops added in test tube B? कहते हैं कि टेस्ट ट्यूब B के अंदर आपने उबला हुआ पानी और ऑयल के ड्रॉप्स क्यों डाले थे? तो देखिए इसकी रीज़न ये है कि जब भी आपने किसी चीज़ को, अगर आपने जंग लगने से बचाना हो तो आप उसको पेंट कर देते हो या फिर आप उसको ऑयल कर देते हो, ठीक है। तो देखो जब वहाँ पर ऑयल मौजूद होगा या उबला हुआ पानी मौजूद होगा तो वो ऐसी कंडीशंस ही नहीं बनने देगा जिसकी वजह से वहाँ पर रस्टिंग हो। क्योंकि देखो रस्टिंग होने के लिए आपको कुछ कंडीशंस चाहिए होती है, ठीक है, यानी कि पानी की मौजूदगी और ऑक्सीजन की मौजूदगी, ये कुछ ऐसी कंडीशंस है जिसकी वजह से जो नेल है उसको वो रस्ट हो जाती है, ठीक है।
फिर कहते हैं इन विच टेस्ट ट्यूब वॉज द चेंज इन द कलर ऑफ द नेल वॉज नॉट पॉसिबल वाई। कहते हैं कि कौन सी टेस्ट ट्यूब थी जिसमें जो चेंज इन कलर ऑफ द नेल वॉज नॉट पॉसिबल, जिसमें नेल की जो कलर की चेंजिंग है वो पॉसिबल नहीं थी, और क्यों नहीं थी। तो देखिए वो आपको डायग्राम से भी अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है कि वो बी और सी थी, क्योंकि बी में इसलिए क्योंकि वहाँ पर ऑयल मौजूद था तो ऑयल की वजह से वो नहीं हो सकती थी, और सी के अंदर क्योंकि पानी मौजूद ही नहीं था, ड्राई एयर थी, खुश्क एयर थी, ठीक है, वहाँ पर ऑक्सीजन भी नहीं थी, तो उस वजह से वहाँ पर इन दो टेस्ट ट्यूब के अंदर पॉसिबल नहीं था रस्टिंग का प्रोसेस। फिर है इन दिस एक्टिविटी यू हैव ऑब्जर्व दैट इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब द कलर ऑफ द नेल चेंज्ड इन दिस टेस्ट ट्यूब ऑक्सीजन वॉज प्रेजेंट विच रिएक्टेड विद आयरन ड्यू टू दिस रिएक्शन द कलर ऑफ आयरन चेंज्ड द चेंज दैट अकर्ड ऑन द आयरन ड्यू टू द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इज कॉल्ड रस्टिंग। कहते हैं कि जो चेन तब्दीली रोनमा होती है आयरन के ऊपर, किस वजह से, ड्यू टू द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, जब पानी और ऑक्सीजन का आपस में एक्शन होता है और वहाँ पर आयरन भी मौजूद होता है, तो उसके बाद जो प्रोसेस है वो हमारे पास रस्टिंग का होता है, ठीक है। उसके बाद डू यू नो दिया हुआ है टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए इट्स सरफेस इज कोटेड विद पेंट, ऑयल और क्रोमियम। यही बात मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देन है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल और केमिकल चेंजेस में फ़र्क क्या है, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी रेड दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दो तरह की चेंजेस हो सकती है हमारे पास, फिजिकल चेंज हो सकती है या केमिकल चेंज हो सकती है। इफ़ ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ एनी मटेरियल, कहते हैं किसी भी चेंज के मटेरियल के चेंज के दौरान, इफ़ नो न्यू मटेरियल इज़ फॉर्म्ड विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, कहते हैं कि अगर कोई नया मटेरियल नहीं बन रहा आपके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ, देन सच अ चेंज इज़ कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। तो ऐसे चेंज को हम फिजिकल चेंज कहेंगे, क्योंकि उसके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं आ रहा, कंपोजिशन उसकी सेम है, लेकिन सिर्फ ज़ाहिरी चेंज आ रहा है। और ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, बस ये उसका एक ओवरव्यू है। फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्स, फिजिकल चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं, सच एज हीटिंग द सॉलिड वैक्स बिकम्स लिक्विड बट रिमेन्स अ वैक्स। कहते हैं कि अगर आप किसी भी सॉलिड वैक्स को अगर आप हीट करोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन वो रहेगी तो वैक्स ही, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, वो कोई और मटेरियल नहीं बन जाएगा, ठीक है। ऑन कूलिंग द लिक्विड वैक्स बिकम्स अ सॉलिड बट रिमेन्स अ वैक्स। कहते हैं कि उसको जब आप कूल करोगे लिक्विड वैक्स को तो वो सॉलिड वैक्स बन जाएगी, लेकिन फिर भी वो रहेगी वैक्स ही, ठीक है। तो ये फिजिकल चेंज की एग्जाम्पल है। और इसी तरह कहते हैं अ चेंज इन विच अ न्यू मटीरियल विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड। कहते हैं कि अगर आपके पास एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपके पास एक न्यू मटेरियल बन जाता है या उसकी प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं, इस कॉल्ड केमिकल चेंज, उसको आप केमिकल चेंज कहोगे। द बर्निंग ऑफ पेपर इज़ अ केमिकल चेंज। कहते हैं कि जब आप पेपर को जला रहे हो तो ये केमिकल चेंज है। देखो इसकी ज़ाहिरी सूरत तो चेंज होगी, आप पेपर को जला दोगे तो वो पहले हार्ड था वो ख़त्म होकर राख बन जाएगा, ठीक है। तो फिजिकल चेंज भी आ गया और केमिकल चेंज भी। आप उसमें पेपर की प्रॉपर्टीज़ तो रहेंगी नहीं कि आप उसके ऊपर उस तरीके से लिख सको स्मूथली, तो ठीक है। तो कह रहे हैं द बर्निंग ऑफ पेपर इज़ अ केमिकल चेंज एज ऐश इज़ फॉर्म्ड इन द प्रोसेस, क्योंकि उसके प्रोसेस के नतीजे में हमारे पास राख बन जाएगी। द केमिकल चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। और इसकी एक बड़ी फ़र्क ये भी है कि जो केमिकल चेंजेस आप उनको रिवर्स नहीं कर सकते, जबकि फिजिकल चेंजेस को आप रिवर्स कर सकते हो। देन वी हैव एक्टिविटी 5.9। टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी यू विल फॉर्म 4 ग्रुप्स। आपको 4 ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। ईच ग्रुप विल राइट द ऑब्जर्वेशन ऑन द वर्कशीट। और हर ग्रुप जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशन को वर्कशीट के ऊपर लिखेगा, ओके। तो इसमें इन्होंने 4 अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं करने के लिए, ठीक है। आपने इनको परफॉर्म करना है इन एक्टिविटीज़ को, और ये जब आप परफॉर्म करेंगे तो इसके आंसर्स फिर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये परफॉर्म करने के बाद आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे। तो ये था हमारा आज का लेसन। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।